हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 26 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ में, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके आने वाले सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, पोविडोन आयोडीन कंटेन्स डैश ऑफ अवेलेबल आयोडीन। तो पोविडोन आयोडीन में कितना परसेंट अवेलेबल आयोडीन होता है? तो इसमें आपका 9 to 12% अवेलेबल आयोडीन होता है पोविडोन आयोडीन में। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब पोविडोन आयोडीन की बात करते हैं। तो पोविडोन आयोडीन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है पॉलीविनाइल पायरोलिडोन और आयोडीन का। किस किस का? पॉलीविनाइल पायरोलिडोन एंड आयोडीन, इसका कॉम्प्लेक्स होता है आपका पोविडोन आयोडीन, जिसमें 9% से कम जो है वो आयोडीन नहीं होती है, 12% से ज़्यादा नहीं होती, मीन्स 9 से 12 के बीच में अवेलेबल आयोडीन इसमें प्रेजेंट होती है। अब इसमें इसके कलर की बात करूं तो ये जो है वो येलोइश ब्राउन अमॉर्फस पाउडर होता है। इट इज़ अ येलोइश ब्राउन अमॉर्फस पाउडर एंड इसका स्लाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका एसिडिक होता है टू लिटमस। ठीक है, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। देन इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी में ये आपका अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल नहीं होता है। अब पोविडोन आयोडीन की अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो ये आपका एरोजोल्स एंड सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल होता है। इट इज़ अवेलेबल इन एरोजोल एंड सॉल्यूशन फॉर्म। और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जिसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन होता है एंड पीएच 6 पीएच से कम होता है। देन इसके बाद इसके यूजेस की बात की जाए तो यूजेस में जो मेजर एडवांटेज है पोविडोन आयोडीन की अदर आयोडीन प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, वो है कि इसमें लैक ऑफ टिश्यू इरिटेशन है। ठीक है, टिश्यू इरिटेशन इसमें नहीं होती है। इसके अलावा इसकी जो सॉल्यूशन फॉर्म्स हैं, अभी मैंने आपको बताया एरोजोल एंड सॉल्यूशन फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। तो जो इसकी सॉल्यूशन फॉर्म है वो आपकी सर्जिकल स्क्रब्स में यूज़ होती है। इट इज़ यूज फॉर सर्जिकल स्क्रब्स। और जो भी आपके प्री ऑपरेटिव एंटीसेप्सिस हैं स्किन के लिए, उस कंडीशन में भी सॉल्यूशंस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये आपका गार्गल्स एंड माउथ वॉशेस में यूज़ होती है। गार्गल एंड माउथ वॉशेस में जो भी आपकी ओरल कैविटी की इन्फेक्शंस होती हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए। सो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें हमने इसके कलर के बारे में देख लिया, इसके एसिडिक नेचर के बारे में देख लिया, सॉल्युबिलिटी हमने देख ली, अवेलेबल फॉर्म्स इसमें हमने देख लिया एंड इसके यूजेस। तो यही कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें 9 to 12% इसमें अवेलेबल आयोडीन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस की जाती है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो अभी इस क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो मेजरली हम दो कैटेगरीज में देखते हैं। एक आपके आते हैं इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दूसरे आपके आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स जो सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसमें प्रेजेंट होंगे। अब इसमें कैटेगरीज आती हैं आपकी फ्लूइड्स पे। ठीक है, कि आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है। सो इस फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे फीमेल्स एंड मेल्स में जो बॉडी कंपोजिशन होती है फ्लूइड्स के मामले में, वो थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूँ सॉलिड्स की,
सो जो फीमेल की बॉडी है वो 45% सॉलिड से बनी होती है, जबकि मेल्स की जो बॉडी है वो 40% सॉलिड से बनी होती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ फ्लूइड्स की, तो फ्लूइड्स में 55% जो है वो फीमेल्स की बॉडी फ्लूइड से बनी होती है एंड 60% जो है वो आपकी मेल की बॉडी फ्लूइड से बनी होती है। अब जो ये फ्लूइड वाला पार्ट है, इसी को कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है। जो भी आपका फ्लूइड है ये दो पार्ट में कैटेगराइज होगा। एक आ जाता है आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एब्रीवेट करके मैंने इसको लिख दिया आईएफ। दूसरे की बात करूं, दूसरे टाइप का जो फ्लूइड है वो आपका होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है, ये वो फ्लूइड है जो कि आपका सेल के बाहर में प्रेजेंट है। अब जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो आपका टोटल फ्लूइड में से 2/3 पार्ट जो है वो कंज्यूम करता है। कितना? 2/3 पार्ट। जबकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो 1/3 पार्ट जो है वो कंज्यूम करता है। अब जो ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसी में फर्दर एक कैटेगरी आती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड प्लाज्मा। तो इस 1/3 में से 80% जो है वो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जबकि जो 20% है, 20% में आपका ब्लड एंड प्लाज्मा आ जाता है। अब जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि रिप्लेसमेंट थेरेपी में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो अब उन इलेक्ट्रोलाइट्स को देख लेते हैं। तो इसमें एक आ जाता है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आपका रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होता है। ये आपका मेनली यूज़ होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिशर एंड डायूरेटिक। डायूरेटिक इसमें आपको याद रखना है, बाकी तो मोस्टली आपके इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिशर की तरह तो यूज़ होते ही हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। डायूरेटिक इसमें एडिशनली आपको याद रखना है। इसके अलावा दूसरा इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो वो आपका आ जाता है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड भी आपका इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिशर की तरह यूज़ होता है। इसके अलावा ये आपका डिजिटेलिस पॉइजनिंग में यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन डिजिटेलिस पॉइजनिंग। तो ये दो आपको मेन याद रखने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो उसमें आपका कैल्शियम क्लोराइड आ जाता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट आ जाता है, देन आपका पोटेशियम ग्लूकोनेट आ जाता है एंड कैल्शियम लैक्टेट आ जाता है, ठीक है। कैल्शियम लैक्टेट के अलावा इसमें आपका डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट आ जाएगा, डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। देन आपका ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट आ जाएगा एंड इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये कुछ इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल हैं जो कि आपके रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं। ये आपको नाम जो है वो इसमें याद रखने हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल इज। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में बाइकार्बोनेट आयंस की कितनी परसेंटेज जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसमें आपकी 85 to 90% या मे बी इससे ज़्यादा परसेंटेज जो है बाइकार्बोनेट की वो आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे ये टॉपिक समझने के लिए आपको रीनल फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो इसमें हम रीनल फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो रीनल फिजियोलॉजी में आपको डायग्राम की हेल्प से आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लाइक यहाँ पे मैं एक बेसिक सी डायग्राम बना देता हूँ। सो यहाँ पे ये मैंने एक बेसिक डायग्राम बना दिया है अभी। सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सो जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल एंड जो ये आपका पार्ट है ये आपका होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जिसको वुमेन्स कैप्सूल भी कहा जाता है। एंड ये वाला पार्ट जो है ये आपका होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस पार्ट को आपको याद रखना है,
ग्लोमेरुलस। और जो ये बाकी पार्ट, ये वाला पार्ट बच गया, ये आपका होता है रीनल टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। इट इज़ रीनल टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये आपका होता है अफरेंट आर्टेरियोल। जो इसके नीचे वाला पार्ट है ये आपका होता है इफरेंट आर्टेरियोल। अब रीनल फिजियोलॉजी आपकी 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, 3 स्टेजेस में होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो कि आपका इस वाले पार्ट में रहता है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पे होती है। जो मैंने एरो नीचे की तरफ को लगाया है यहाँ पे, ये आपका दूसरा पार्ट होता है जो कि आपका होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। एंड यहाँ पे आपका तीसरा पार्ट होता है जो कि आपका होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होता है, जो भी आपके ब्लड प्लाज्मा या डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं ग्लोमेरुलस में, वो यहाँ पे आएंगे अफरेंट आर्टेरियोल से। एंड यहाँ पे ग्लोमेरुलस के थ्रू जो भी आपके स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएंगे। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स फोर्सेस जो हैं वो इसमें लगती हैं, तो उतना नहीं जाएंगे। एक बेसिक देखेंगे, जो भी आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से पास हो जाएंगे। अब पास होने के बाद वो पहुँचेंगे आपके रीनल ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट पे, इस वाले पार्ट पे। अब इस वाले पार्ट पे क्या होता है आपका, जो भी वाटर है, आयंस हैं या अदर सब्सटेंसेस हैं, वो सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ पे आपके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या है, ये आपका है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जो कि आपका सीधा ब्लड में जाएगा। अब 99% जो वाटर आयंस हैं या अदर सब्सटेंसेस हैं वो आपके 99% रीअब्जॉर्ब होकर के कहाँ चले जाते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। अब देन फर्दर मूव करने पे जो आपका थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे आपकी होती है ट्यूबुलर सिक्रीशन। और ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपके कुछ बेस्ड प्रोडक्ट्स होंगे जो इस 99% में भी आ गए होंगे, ठीक है। सो जो आपके बेस्ड प्रोडक्ट हैं, जो जिसको आपकी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा से यहाँ पे सिक्रीट आउट हो जाएंगे आपके रीनल ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट पे। एंड ये आपके एक्सक्रीट हो जाएंगे यहाँ पे यूरिन की साइड पे, ठीक है, यूरिन में ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। बाकी जो भी आपका पार्ट जो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल है वो आपका कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो इस तरीके से 3 पार्ट में आपका पूरा रीनल फिजियोलॉजी जो है वो वर्क करती है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि कितना % बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्ब होता है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ पर डे की, तो बाइकार्बोनेट पर डे जो फ़िल्टर आउट होता है वो आपका 275 ग्राम होता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको ह्यूमन एनाटॉमी की बुक है टोरटोरा, वहाँ से आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो 275 ग्राम पर डे जो है वो आपका एंटर करता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में, मीन्स फिल्टर होता है। उसमें से 275 में से 274.97 ग्राम्स ये आपका रीअब्जॉर्ब होता है एंड कहाँ जाता है, दोबारा से ब्लड में जाता है। और जो सिक्रीट आउट होता है वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट है, 0.03 ग्राम्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे अराउंड 99% ही इसमें आपका रीअब्जॉर्ब होता है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल स्पेसिफिकली 85 to 90% अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंड ऑप्शंस। तो ये इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो भी आपके बाकी सारी चीज़ें हैं, बाकी सारे सब्सटेंसेस हैं, वो आपके सेम कंसंट्रेशन में ही आपके रीअब्जॉर्ब एंड सीक्रेट होते हैं, एक्सेप्ट ग्लूकोज। जो आपका ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज की बात की जाएगी तो ग्लूकोज आपका 100% ही जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसका कोई भी अमाउंट सीक्रेट या फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। एंड एक और इसमें इम्पोर्टेंट देखने वाला है, दैट इज़ क्रिएटिनिन। अब क्रिएटिनिन जो है, क्रिएटिनिन आपका रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, क्रिएटिनिन जो भी है वो कम्प्लीटली आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी अमाउंट की बात करूँ तो 1.6 ग्राम
पर डे फिल्टर आउट होता है एंड 1.6 ग्राम ही ये आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बस ये 2-3 आप जो है वो वैल्यूज़ याद कर लीजिए। देन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन HMG कोएंजाइम इनहिबिटर। इनमें से HMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर कौन सा है? सो कोएंजाइम HMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर्स आपके होते हैं, जो भी आपके स्टैटिन्स होते हैं वो सारे आपके HMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है लोवास्टैटिन, तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सिम्बास्टैटिन इसमें आ जाता है, प्रावास्टैटिन आ जाता है, अटोरवास्टैटिन आ जाता है, रोसुवास्टैटिन आ जाता है एंड पिटावास्टैटिन आ जाता है। तो ये डिफरेंट ड्रग्स HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर के एग्जांपल्स हैं। देन अगर मैं बात करूँ नियासिन की, दैट इज़ निकोटिनिक एसिड या विटामिन B3 जिसे कहा जाता है, तो ये आपका लिपोलाइसिस, इट इज़ अ लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर है। ठीक, इस कैटेगरी में आता है ये। इट इज़ अ लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर। ये सारे आपके एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स हैं। देन बात करूँ गेम्बीफ्रोजिल की, तो गेम्बीफ्रोजिल जो है वो आपका लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर क्लास में आता है। किसमें? लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर क्लास में ये आता है। इसके अलावा PPAR अल्फ़ा एक्टिवेटर क्लास भी इसी क्लास को कहा जाता है। एंड फाइब्रेट्स, ठीक है, एक आपने फाइब्रेट्स क्लास भी देखी होगी, तो फाइब्रेट क्लास भी आपकी यही है, दैट इज़ लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर। इसके अलावा एक ड्रग है क्लोफिब्रेट, ठीक है, क्लोफिब्रेट भी आपका सेम क्लास का ड्रग है। बेजाफिब्रेट, ठीक है, आपको फिब्रेट नाम से आप याद रख सकते हैं। एंड ये एक अलग ड्रग था गेम्बीफ्रोजिल, जो कि आपका फिब्रेट वाला नहीं है, लेकिन इट इज़ फिब्रोजिल, लेकिन ये भी आपका सेम क्लास का ड्रग है। इसके अलावा अगर मैं कोलेस्टाइरामिन की बात करूं, सो कोलेस्टाइरामिन जो है वो आपका बाइल एसिड, इट इज़ अ बाइल एसिड सिक्वेस्टरेंट, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, मेनली रेजिन्स कैटेगरी में ये आता है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये यहाँ पे हमने बेसिक सी क्लासिफिकेशन भी इसमें देख ली। इसके अलावा इसी में एक और क्लास रह जाती है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स में, दैट इज स्टिरोल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। कौन सी है? स्टिरोल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। ये आपका एजेटिमाइड इसमें ड्रग आता है। इस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो ये नाम आपको जो है वो डेफिनेटली याद रखना है, कौन सा? एजेटिमाइड। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटा फिल्टर्स हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट, तो इसमें से कौन सी एडवांटेज मेटा फिल्टर की नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन, तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड नहीं करता है। जो आपका मेटा फिल्टर है उसका सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल होता है, इट्स सरफेस एरिया इज स्मॉल, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ सॉलिड है उसको ये रेस्ट्रिक्ट करता है दैट कैन बी कलेक्टेड। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड विथस्टैंड हाई प्रेशर, ठीक है, इसमें आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है एंड हाई प्रेशर के साथ भी ये स्टैंड कर सकता है, इसलिए इसमें फिल्टर मीडिया के बर्स्ट होने का डेंजर जो है वो नहीं होता है। देन ये वाली स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगी। देन नेक्स्ट है कोरोसिव लिक्विड्स कैन बी फिल्टर्ड, जो कोरोसिव लिक्विड्स हैं उनको फिल्टर किया जा सकता है। सो ये वाली भी करेक्ट है। इसमें क्या होता है, जो मेटा फिल्टर है वो आपका स्टेनलेस स्टील जैसे मटेरियल से बना होता है, जो कि आपका कोरोजन के अगेंस्ट जो है वो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड कंटामिनेशन प्रोडक्ट से भी बचाता है। देन नेक्स्ट है केक कैन बी ईजिली रिमूव, केक को जो है वो ईजिली रिमूव किया जा सकता है।
सो इसमें क्या होता है कि अगर हम फ़िल्टर बेड बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो एक सूटेबल ग्रेड का यूज़ करते हैं, तो उस केस में जो बहुत वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो भी ईज़िली रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको स्टरलाइज़ करना लिक्विड को इस फ़िल्टर के थ्रू भी जो है वो होता है। तो ये 3 इसमें आपकी एडवांटेजेस रहेंगी। ये आपका लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड नहीं करता है, जो कि आपकी एक डिसएडवांटेज है। सो ये है आपका मेटा फिल्टर के बारे में। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। सो अर्थ की क्रस्ट पे सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? सो सेकंड की बात करें तो ये आपका आता है आयरन। ठीक है, आयरन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है कहाँ पे? अर्थ की क्रस्ट पे। वहीं पे ये तो आ गया आपका सेकंड। फर्स्ट मोस्ट हम बात करें या सबसे ज़्यादा, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मेटल की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट आपका आता है कौन सा? एल्यूमिनियम। सेकंड की हमने यहाँ पे बात कर ली, सेकंड आपका आ गया आयरन। देन अगर मैं बात करूँ थर्ड की, तो थर्ड आपका आता है कैल्शियम। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। थर्ड पे हो सकता है ना ही बने, लेकिन फर्स्ट के ऊपर बनने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रॉन्ज मेडल्स आर मेड अप ऑफ। तो ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो किससे बने होते हैं? तो ब्रॉन्ज बेसिकली एक अलॉय होता है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज आपका किस किस चीज़ से बना होता है? सो इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, कॉपर एंड टिन से ये बना होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सी यू जो है वो आपका कॉपर के लिए होता है, एंड एस एन जो है, एस एन इज़ अ सिंबल फॉर टिन। इसके अलावा कुछ और एलॉयज़ हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ ब्रास की, तो ब्रास जो है वो आपका कॉपर एंड जिंक, ठीक, कॉपर एंड जिंक एलिमेंट से बना होता है। देन एक एग्जांपल इसमें आता है स्टील का। जो स्टील है, स्टील आपका आयरन और कार्बन से बना होता है, ठीक है। सो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद मैं बात करूँ गन मेटल की, तो जो गन मेटल है, गन मेटल आपका 3 एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। एक आपका आ जाता है कॉपर, दूसरा आपका आ जाता है टिन, और तीसरा आ जाता है आपका जिंक। इसके अलावा बात करूं, मैग्नीशियम एक अलॉय होता है, वन अलॉय इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो आपका एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम इन दोनों से मिलकर के बना होता है। तो ये डिफरेंट अलॉयज़ हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो ये सारे भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोफ्लेबिटिस इज कॉज्ड बाय। सो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस जो है वो कब कॉज होती है? तो यहाँ पे डिफरेंट रूट्स दिए गए हैं, मीन्स किस रूट के थ्रू ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करवाने की वजह से थ्रोम्बोफ्लेबिटिस कंडीशन जो है वो अराइज होती है। तो ये है आपका इंट्रावेनस। प्रीवियसली भी हमने इस सीरीज़ में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था इंट्रावेनस के ऊपर, तब भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन से एक कंडीशन अराइज होती है थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, जो कि आपकी बेसिकली इन्फ्लामेशन होती है वेन की, या फिर क्लॉट फॉर्मेशन अगर वेन में हो जाए तो उस चीज़ से भी हम थ्रोम्बोफ्लेबिटिस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इंट्रावेनस की बात आई है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इंट्रावेनस रूट में जो ड्रग है उसको इंजेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बॉलस, ठीक है। बॉलस मीन्स लम्प्स की फॉर्म में इसे जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, या फिर इन्फ्यूज़ किया जाता है स्लोली ओवर हार्स, ठीक है। इन्फ्यूज़ का मीन्स जैसे ग्लूकोज की बोटल्स लगाई जाती हैं पेशेंट को, सो वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो उन्हें
जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर जो भी सॉल्यूशन है उसे दिया जाता है। इसके अलावा इंट्रावेनस जो रूट है ये आपका इमरजेंसी केस में काफ़ी यूज़फुल रहता है। क्यों यूज़फुल रहता है? क्योंकि इस पे आपको जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है या इफ़ेक्ट जो है वो विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स जो है वो मिल जाता है। सेकेंड्स टू मिनट्स इसमें आपको इफ़ेक्ट मिलता है। एंड इसकी एक एडवांटेज और है आईवी रूट की कि इसमें हाईली इरिटेंट ड्रग्स, किनको हाईली इरिटेंट ड्रग्स जो हैं उनको भी इंजेक्ट किया जा सकता है, बट हज़ार्ड जो हैं वो इसमें स्टिल होते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसमें प्रिपरेशंस की बात करूं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपकी एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस को ही इंजेक्ट किया जा सकता है। कोई सस्पेंशन या फिर ऑयली प्रिपरेशन जो है उसको उसका एडमिनिस्ट्रेशन आईवी रूट से नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इसी में एक और कंडीशन आती है एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, एयर एम्बोलिज्म कंडीशन जो है वो भी एक अलग सा रिस्क है इस रूट के थ्रू। बाकी इसमें आपका बायो अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी 100% रहती है। ये मोस्ट ऑफ टाइम इसमें से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, सो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए इंट्रावेनस रूट के बारे में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्रिक एसिड इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ। तो पिक्रिक एसिड जो है वो किस रिएजेंट की केमिकल कंपोजिशन है? सो पिक्रिक एसिड इज हैगर्स रिएजेंट। ठीक है, हैगर्स रिएजेंट में जो रिएजेंट है वो आपका होता है पिक्रिक एसिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड इसमें आपका येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, येलो पीपीटी इसमें देखने को मिलती है। देन अदर ऑप्शंस की बात करूं जैसे कि आपका हो गया वेन आर्क्स रिएजेंट। वेन आर्क्स रिएजेंट आपका होता है पैराडाइमिथाइल अमाइनो वेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका होता है वेन आर्क्स रिएजेंट की कंपोजिशन। इसमें आपको ब्लू कलर दिखाई देता है जब एरगेट को वेन आर्क्स रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है। ब्लू कलर इसमें आपको याद रखना है। देन आता है आपका मेयर्स रिएजेंट। मेयर्स रिएजेंट क्या होता है आपका? मेयर्स रिएजेंट इज पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ठीक है, तो ये इसकी कंपोजिशन होती है एंड इसमें आपका क्रीम कलर्ड प्रेसिपिटेट जो है वो देखने को मिलते हैं। देन बात करूँ लास्ट ऑप्शन की, दैट इज़ बेगनर्स रिएजेंट। तो बेगनर्स रिएजेंट आपका होता है आयोडीन पोटेशियम आयोडीन। ठीक है, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन होती है एंड इसमें आपका जो कलर मिलता है दैट इज़ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो इसमें आते हैं। तो ये हो गया आपका डिफरेंट रिएजेंट्स के बारे में। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलेट कॉजेज। तो फॉलेट की डेफिशिएंसी से कौन सी कंडीशन जो है वो कॉज होती है? सो फॉलेट के केस में मैक्रोसाइटिक अनीमिया कंडीशन जो है वो अराइज होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं फॉलेट दैट इज़ फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड जो है वो आपका 3 कंपोनेंट का होता है, 3 कंपोनेंट इसमें होते हैं। एक आपकी आती है टेरिडीन रिंग, दूसरी आपकी आ जाती है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड जो आपका होता है पावा, एंड थर्ड इसमें आपका आता है ग्लूटामिक एसिड। तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर के आपका बना होता है फॉलिक एसिड। एंड फॉलिक एसिड की जो एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है? एक्टिव फॉर्म इज टेट्राहाइड्रोफोलेट। देन मैक्रोसाइटिक अनीमिया की बात करें तो मैक्रोसाइटिक अनीमिया जो है वो बेसिकली आरबीसीज की अबनॉर्मेलिटीज़ होती है जो कि आपके बोन मैरो में जो भी मेगेलोब्लास्टिक चेंजेस आते हैं उसके साथ एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा जो फॉलेट की डेफिशिएंसी है
वो न्यू बॉर्न या फिर फीटस में न्यूरल डिफेक्ट्स जो है ये कॉज कर सकता है। फीटस में न्यूरल डिफेक्ट्स जो हैं वो फॉलेट की डेफिशिएंसी की वजह से आ सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है फॉलेट एंटागोनिस्ट के ऊपर। तो फॉलेट एंटागोनिस्ट में आपको 3 ड्रग्स जो हैं वो याद रखने हैं। पहला आपका मीथोट्रेक्सेट, दूसरा आपका ट्राइमिथोप्रिम एंड तीसरा आपका सल्फोनामाइड। तो ये तीनों आपको फॉलेट एंटागोनिस्ट या फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट के नाम पर याद रखने हैं। तो यहाँ पर आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।